यंग एज में बीपी आ रहा है, तो आप लोग सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या सिस्टम में गड़बड़ है जिसकी वजह से ये तकलीफ़ हो सकती है। नमस्कार, हेल्थ टीवी में आपका स्वागत है। जैसा कि हेल्थ टीवी में आपको मालूम है कि हम आपके समक्ष लेकर आते हैं नए नए विश्वसनीय चेहरे जो चिकित्सा जगत में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष चिकित्सा जगत के एक अद्भुत स्पेशलिटी में काम करने वाले डॉक्टर अविनाश जैन। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर अविनाश जैन का। सर थैंक यू राजेंद्र जी, इतने काइंड इंट्रोडक्शन के लिए। तो हम अपनी चर्चा शुरू करें डॉक्टर साहब के साथ में। इसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हेल्थ टीवी पर डॉक्टर अविनाश जैन साहब ने अपनी डीएम, जो कि हाईएस्ट डिग्री होती है अपने इस फील्ड में चिकित्सा जगत में, रिमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी से किया है। तो रिमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड है। डॉक्टर साहब, आपने अपना डीएम जो है SGPGI लखनऊ से किया है और अभी आप रिसेंटली 2018 में वहाँ से करके आए हैं। तो हम आपका सफ़र के बारे में जानना चाहते हैं। एक्चुअली मैं हूँ तो जयपुर से ही और MPS से मेरी स्कूलिंग रही है और 2003 पे वनवास चालू हो गया था। 14 साल की बजाय 16 साल का वनवास था। MBBS करने मैं कर्नाटका गया था, KMC मणिपाल। फिर MD मैंने मेडिसिन में, इंटरनल मेडिसिन में किया अहमदाबाद से, BJMC से। फिर वहाँ मुझे 1 साल रूमेटोलॉजी फील्ड में काम करने का मौका मिला और उसी दौरान मेरा सिलेक्शन SGPGI में हुआ DM प्रोग्राम के लिए, जहाँ मैंने 3 साल बिताए और 1 साल और एक्स्ट्रा वहाँ पे एज अ रिसर्च ऑफिसर ज्वाइन किया। एक DBT फंडेड प्रोजेक्ट है लूपस, उसमें काम किया। वहाँ पर लूपस में थोड़ी सी और ट्रेनिंग ली और फिर एक क्वालिटेटिव रिसर्च, एक फेलोशिप के लिए मैं UK यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम 6 मंथ्स के लिए भी गया था। साथ में मुझे DM के वक्त मौका भी मिला अल्ट्रासाउंड जॉइंट्स का सीखने का। एक कोर्स है जो यूलार ऑफ़र करता है और उसके बाद फिर वापस घर ही आना था, तो घर आ गए और शुरू में महात्मा गांधी ज्वाइन किया था, बट फिर मुझे SMS ज्वाइन करने का मौका मिला। और आई थिंक ये मुझे गर्व की बात है कि किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में फ़र्स्ट टाइम एक DM रूमेटोलॉजिस्ट ने ज्वाइन किया और मुझे वहाँ कार्य करने का मौका मिला। मुझे सेवाएं देने का वहाँ पर मौका मिला। बहुत खूब कहा डॉक्टर साहब ने कि आज DM रिमेटोलॉजी में कुछ चंद डॉक्टर यहाँ राजस्थान में कार्य कर रहे हैं, लेकिन पूरा जो सरकारी महकमा है, सरकारी हॉस्पिटल्स में तो DM रिमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के डॉक्टर कोई थे ही नहीं। तो डॉक्टर अविनाश जैन साहब राजस्थान के पहले डॉक्टर है जिन्होंने सरकारी क्षेत्र में अपनी सेवाएं इस फील्ड में देना शुरू किया। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट है ऑटो इम्यून और रिमेटोलॉजी, वो क्या है सर? देखिए, है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड। पूरा नाम बोलने में ही कभी कभार पसीने भी छूट जाते हैं। स्पष्ट हिंदी में इम्यूनोलॉजी मतलब इम्यून सिस्टम, स्व प्रतिरक्षित रोग यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज़ेस, और रोमेटोलॉजी मतलब गठियावा, संधिवा, कई तरह के शब्द यूज़ करते हैं। ये मेडिसिन के बाद एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसमें 3 साल की ट्रेनिंग ली जाती है और इसमें हम ऑटो इम्यून डिजीज़ेस जो बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें आर्थराइटिस यानी कि जॉइंट पेन एक प्रकार का लक्षण है, इस तरह की कई सारी बीमारियां डील करते हैं। कुछ बीमारियां 100 से 1000 में एक लोग को होती है और कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जो 10 लाख में एक को होती है। इतनी रेयर है, नाम भी नहीं सुने होते हैं। फील्ड तो खैर आई थिंक बहुत दूर की बात है, बट आई थिंक ग्रेजुअली अवेयरनेस बढ़ रही है। लोगों को समझ में आ रहा है कि जैसे किडनी की प्रॉब्लम तो नेफ्रो, पेट की प्रॉब्लम तो गैस्ट्रो, तो अगर संधिवा, गठिया रोग ऑटो इम्यून बीमारी है जिसके बारे में आई थिंक हम थोड़ा और चर्चा करेंगे, क्या लक्षण है, कैसे पहचाने और कब एक रूमेटोलॉजिस्ट के दरवाजे खटखटाने चाहिए, उसका हमें थोड़ा आइडिया लगे। तो डॉक्टर साहब, इस चर्चा को विस्तार देने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे इसके जो ऑटोइम्यून जो भी आपने बात करी, उसके लक्षण क्या होते हैं और कैसे पहचाने कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया है, क्या इसका इलाज संभव है? और कुछ लोग तो ये भी मतलब दावा करते हैं कि साहब ये पूरी तरह से क्योरेबल है। तो ये सब क्या सच्चाइयाँ हैं या भ्रांतियाँ हैं? हेल्थ टीवी के माध्यम से पब्लिक जानना चाहती। ऑटो इम्यून जैसा शब्द में ऑटो वर्ड है और इम्यून वर्ड है, मतलब अपने ऊपर ही इम्यून सिस्टम अटैक करने लगता है। इस वजह से कई तरह के लक्षण हो सकते हैं। एक सबसे अच्छा तरीका समझने का ये है कि अगर
शरीर में 2 या 2 से ज़्यादा सिस्टम, जैसे आप आँख ले लीजिए, किडनी ले लीजिए, फेफड़े ले लीजिए, किडनी ले लीजिए, इस तरह के 2 शरीर के अंग पर असर आने लगता है, तब पहली बार किसी फिजिशियन या ऑर्थोपेडिशियन या किसी भी ब्रांच के पास आप जब पहुंचते हैं, जब आपको उस ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है, तब आइडिया लगता है कि ये तो इम्यून सिस्टम की गड़बड़ है। स्पेशली यंग एज, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। जैसे लोगों की क्या धारणा है कि अच्छा जोड़ों का दर्द हो गया है, ये तो बुढ़ापे का रोग है, ये आपको यंग एज में आने लगे। बहुत ज़्यादातर लोग अनफॉर्चुनेटली फीमेल्स में ये रोग ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यंग मतलब 20-30 साल की, 40 साल की यंग फीमेल्स में कोई ऐसी बीमारी आ रही है जो समझ नहीं आ रहा है क्यों आ रही है, आम बीमारियों से हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो कई बार इस तरह से मरीज़ हमारे पास पहुंचते हैं। अब लक्षण की बात करें तो आप ऊपर से लेके नीचे तक, बाल से लेके नाखूनों तक ये बीमारी असर कर सकती है। बाल में क्या हो सकता है? बाल झड़ना। अब बाल झड़ना है तो बहुत आम बीमारी, बट अगर बाल झड़ने के साथ स्पेशली यंग एज में कुछ हिस्से आपके एकदम पूरे बाल गायब हो गए हैं, साथ में चमड़ी में चकत्ते आने लगे, वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ का इशारा कर सकती है। नीचे उतरे हैं अपन, सर है, हेडेक है, यंग एज में लकवा हो गया। अब यंग एज में हम लकवा नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, तो यानी कि वहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, वो सूज के मोटी हो गई हैं और उसने खून सप्लाई करना बंद कर दिया और आपको यंग एज में लकवा हो गया, जिसको वेस्कुलाइटिस बोलते हैं, या थ्रोम्बोसिस की वजह से ये होने लग जाता है। सेम चीज़ अब हम और नीचे उतरें, आँखें हैं, यंग एज में आपका विजन गड़बड़ हो रहा है, चश्मे के अलावा आपके कुछ और कारण से विजन में प्रॉब्लम आ रही है, आंखें लाल होने लग गई है, बहुत दर्द होता है, धूप में तकलीफ़ होती है, बार बार मुंह में छाले होना, छाले दर्द वाले भी हो सकते हैं, बिना दर्द वाले भी हो सकते हैं। यंग एज में सुनाई कम देने लग जाना भी ऑटो इम्यून डिजीज़ की तरफ इशारा कर सकता है। उसके अलावा चमड़ी में कई तरह की बीमारी होती है, चकत्ते पड़ना। बहुत बार आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको हेल्प करेंगे और समझाएंगे कि ये सिर्फ स्किन की बीमारी नहीं है, प्रॉब्लम अंदर से स्टार्ट हो रही है। आपके कुछ रूटीन टेस्ट कराए और उन्हें पता चला स्किन के साथ में किडनी में भी कुछ असर आ गया है। यंग एज में आपको ब्लड प्रेशर्स आ जाएं, फेफड़े जल्दी ख़राब होने लगे, जिसे हम फाइब्रोसिस कहते हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। स्मोकर्स में हम सब ने देखा है कि एक प्रॉब्लम रहती है सांस की, बट आप 20-30-40 साल के हैं, आपके लंग्स ख़राब होने लग गए हैं, सिकुड़ने लग गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। तो वहाँ पे भी जो इम्यून सिस्टम है, वो मैं ऐसे समझाता हूँ कि जैसे पुलिस का काम है प्रोटेक्शन देना, बट उसने डिसाइड किया है कि आज तो सिविलियंस को ही ख़त्म करना है, तो ये प्रॉब्लम होने लग जाती है इसमें। इस तरह से और भी कई सारे लक्षण हैं, पेट के हैं, पेट का एंजाइना हम उसे बोलते हैं, खाना खाने के बाद बार बार पेट में दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है, आपने रूटीन सब टेस्ट करा लिए। तो बहुत बार आप किसी फिजिशियन या किसी स्पेशलिस्ट के पास पहुंचते हैं, कुछ वर्कअप कराते हैं, उसमें जाके फिर पता चलता है कि ये इम्यून सिस्टम की बीमारियां हैं। बट एक मैसेज जो इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आई थिंक यंग एज, इवन 2-3 साल के, 10 साल के, 5 साल के बच्चों, छोटे बड़े, सब में ये बीमारी अलग अलग लेवल की आ सकती है। मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड 2 या उससे ज़्यादा सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होना ही एक ऑटो इम्यून डिजीज़ की तरफ इशारा करता है। टेस्ट की बात करें, ESR का बढ़ना, CRP का बढ़ना, WBC काउंट बहुत ज़्यादा होना या बहुत कम होना, यूरिन में कुछ प्रोटीन आता रहता है, यूरिन में RBCs आ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्यों आ रही हैं, ये सब ऑटो इम्यून डिजीज़ की तरफ इशारा करता है। और आपने पूछा क्योरेबल शब्द एक आपने यूज़ किया, बहुत बार जैसे मैं क्या एग्जांपल देता हूँ कि BP और शुगर है, आजकल इतनी अवेयरनेस है, डॉक्टर से जनरली ये नहीं पूछा जाता कि ये ठीक हो जाएगा क्या, कितने दिन दवा लूँ, समझते हैं कि ये लेना पड़ेगा, स्वस्थ रहेंगे। ज़्यादातर ऑटो इम्यून डिज़ीज़ लंबे चलते हैं, कुछ ज़िंदगी भर भी चलते हैं। होता सिर्फ ये है कि जब हमें लगता है कि अब बीमारी बहुत अच्छी कंट्रोल में है, तो हम धीरे धीरे दवा हटाने लगते हैं। अगर हम ये दावा करें कि हम इसको जड़ से निकाल फेंकेंगे या हमारे पास एक ऐसा कुछ जादू टोना है, तो ये आई थिंक थोड़ा गलत होगा। बट अलग अलग तरह के ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो 3-6 महीने में ठीक हो जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है किस ऑटो इम्यून डिजीज़ की हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने बताया कि क्योरेबल नहीं है लेकिन मैनेजेबल है ये, और इसमें आप डॉक्टर का और पेशेंट का दोनों का सहयोग चाहिए होता है, और अगर कंप्लाइंस ठीक है तो पेशेंट जो है बिल्कुल अपनी अच्छी ज़िंदगी बिता सकता है। जैसे आपने शुगर का और डायबिटीज़ का ये एग्जांपल दिया। अब बात करते हैं कि साधारण भाषा में ऑटोइम्यून में गठिया एक प्रॉब्लम जो लोग कहते हैं, और गठिया के लिए लोग तरह तरह के छोटे छोटे घरेलू नुस्खे बताते हैं कि साहब आप छाछ बंद कर दीजिए, आप बेसन की चीज़ें बंद कर दीजिए, आपका ठीक हो जाएगा।
तो गठिया के परिप्रेक्ष्य में ऑटोइम्यून जो आपकी फील्ड है वो क्या मान्यता रखती है सर? तो आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों का दर्द, इसका वन ऑफ द मोस्ट सबसे कॉमन एक लक्षण है। बहुत लोग यंग एज में जब जोड़ों के दर्द के साथ आते हैं, अब जोड़ एक इन्वॉल्व हो सकता है या बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें हम कई तरह के शब्द यूज़ करते हैं, जैसे हाथ पैरों का गठिया, कमर या कूल्हे का गठिया। ये दो बड़े प्रकार हैं इसके। तो यंग एज में अगर आपको कमर में दर्द आने लगे, आप रात को सो रहे हैं तब बहुत दर्द हो रहा है, करवट लेने में दिक्कत हो रही है, सुबह उठते हैं तो अकड़न रहती है। सेम चीज़ हाथों में होगा, हाथों की उंगलियां आपकी सूजने लग गई हैं, मोटी होने लग गई हैं, सुबह मुट्ठी बंद नहीं हो रही है। ये सब इशारा करता है आर्थराइटिस की तरफ, जो ऑटोइम्यून हो सकता है और यंग एज में स्टार्ट हो सकता है। और ये आर्थराइटिस एक हमारा अभी 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे भी आ रहा है, और मैं लकीली इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन का एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी हूँ, और वहाँ पे हम ये कंटेंट जनरेशन और मीडिया और सोशल पेजेस के थ्रू एक अवेयरनेस कैंप स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा टैगलाइन है आर्थराइटिस इज़ ट्रीटेबल। आर्थराइटिस का इलाज संभव है, आप रूमेटोलॉजिस्ट या क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट से मिलें। क्यों? क्योंकि आजकल इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, जैसे शर्मा जी ने बोला कि कंप्लायंस, अगर आप और हम साथ मिलके चलेंगे तो आपकी लाइफ नियर नॉर्मल, क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम परफेक्ट हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? टाइम पे आना। आप जितनी जल्दी समझेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। बहुत बार होता है हमारे 2-3 जोड़ दुखने लगते हैं, हम बोलते हैं अच्छा उस दिन चोट लगी थी, उस दिन मैं उल्टा सो गया, उस दिन सीधा सो गया, इसलिए मुझे दर्द आ रहा है। इन सब चीज़ को इग्नोर ना करें। यंग एज में स्पेशली सूजन के साथ आने वाले जोड़ों के दर्द कोई ना कोई ऑटोइम्यून, या बहुत रेयरली अगर सिर्फ एक जोड़ में प्रॉब्लम है तो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, और इसका इलाज संभव है। रही खाने की बात, देखिए हर शरीर अलग है, मैथ्स की तरह नहीं है कि 1+1 2 होगा। ज़्यादातर कोई भी खाने के आइटम की मनाही नहीं होती है। आपको लगता है कि पर्टिकुलर किसी चीज़ से आपकी तकलीफ़ बढ़ रही है, आप उसको बंद कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये बंद कर दो तो ये वाला गठिया ठीक, ये बंद कर दो तो ये। एक सिर्फ गाउट में हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वो भी एक प्रकार का बहुत कॉमन आर्थराइटिस है, जो आई थिंक सब लोग जानते हैं। दो चीज़ जो आई थिंक काफ़ी लोग अब जानने लग गए हैं, एक RA फैक्टर शब्द यूज़ करते हैं जो कि एक्चुअली रूमेटॉइड फैक्टर है, और यूरिक एसिड, कि ये वाला गठिया है क्या, ये लोग थोड़ा समझने लग गए हैं। यूरिक एसिड वाला गठिया भी काफ़ी देखा जाता है। इसमें हम ज़रूर बोलते हैं कि रेड मीट, एल्कोहल या कोल्ड ड्रिंक्स, या आजकल वो जो पैकेज्ड फूड हैं, फ़िश है, ये बंद करें। ये दाल वाल बंद करवा के डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करवाना ये ठीक नहीं है, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये मिथ्स हैं। बाकी अपने बॉडी को रेस्पेक्ट करें। उसको लगता है कि अगर ये तकलीफ़ है इस खाने से हो रही है, आप अवॉइड कर सकते हैं। मेरा बहुत बार क्या होता है कि कई बार क्लिनिक में ऐसा हो जाता है, पेशेंट बोलते हैं अच्छा मैंने बोला कि ये सब खा सकते हैं, दाल भी खा लें, सब्जी भी खा लें, तो मुझे एंड में ये बोलना पड़ता है कि आदमी के खाने के अलावा और दिमाग खाने के अलावा सब कुछ अलाउड है। हाँ, स्मोकिंग और अल्कोहल ऐसी चीज़ें जो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं वो बताती हैं कि आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ इनसे बढ़ते हैं। तो ये दो चीज़ें तो मैं ज़रूर कहूँगा कि बिल्कुल अवॉइड करें। मोटापे से भी गठिया कंट्रोल करने में दिक्कत होती है, तो फिट रहें, बैलेंस डाइट लें, बैलेंस्ड रहें, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके फील्ड से, आप पूरे मेडिकल जगत से रिलेटेड ही क्वेश्चन हो सकता है डॉक्टर साहब, कि चूँकि आपके फील्ड में पूरे हिंदुस्तान भर में बहुत गिने चुने डॉक्टर्स होते हैं, इवन राजस्थान में भी अगर मैं काउंट करूँ तो शायद आपकी स्पेशलिटी के केवल 7 डॉक्टर होंगे, या हाँ, मतलब हाँ जितने मैं काउंट कर पाऊँ। तो मेरा ये हेल्थ टीवी के माध्यम से, मतलब पब्लिक में भी ये बात रहती है कि लोग, पेशेंट जो है जनरली फिजिशियन के पास जाकर अप्रोच करता है, नॉर्मल फैमिली फिजिशियन के पास जाकर अप्रोच करता है। तो हेल्थ टीवी के माध्यम से आप पब्लिक को और मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए उन सब तमाम डॉक्टर्स को जो कि एक प्राइमरी प्रैक्टिस करते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ताकि मरीज सफ़र ना करे और समय पर आप तक पहुंच जाए, मतलब आपकी फील्ड के किसी स्पेशलिस्ट तक पहुंच जाए, तो एक मैसेज हेल्थ टीवी के माध्यम से जाए ताकि वो मरीज जिसको सही समय पर सही इलाज चाहिए वो उसको मिल जाए। ये समय का जो शब्द आपने यूज़ किया, आई थिंक ये ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। डिले इज़ डैमेज, मतलब
देरी मतलब चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो जैसे हमने कुछ लक्षण डिस्कस किए, देखिए ये स्वाभाविक है कि ज़्यादातर मरीज़ जब जॉइंट पेन होगा तो या तो फिजिशियन या ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएंगे, क्योंकि वही हमारे दिमाग में आता है। और स्पेशली क्योंकि लोग कम हैं तो शायद प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है कि हर कोई रोमेटोलॉजिस्ट के पास पहुंच पाए। तो क्योंकि आजकल इसीलिए हम लोगों ने इवन एसएमएस के थ्रू और इंडियन रोमेटोलॉजी एसोसिएशन के थ्रू कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, इंक्लूडिंग हम कुछ CMEs कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली बेनिफिट पेशेंट का होना चाहिए। तो अगर हम फिजिशियंस को या फिर जो पोस्ट MBBS कई सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि ये लक्षण ऐसे हैं जो इशारा कर रहे हैं कि ये ऑटोइम्यून डिजीज़ हो सकता है, विच मीन्स जैसे हमने पहले चर्चा करी कि कम उम्र में आने वाला गठिया, सूजन के साथ आने वाला गठिया, इवन बुखार जो समझ में नहीं आ रहा क्यों है, क्योंकि हर बुखार मलेरिया, TB, टाइफाइड नहीं होता, कारण नहीं मिल रहा उस बुखार का, या वज़न कम हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, यंग एज में BP आ रहा है। तो आप लोग सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या सिस्टम में गड़बड़ है जिसकी वजह से ये तकलीफ़ हो सकती है। और रिपोर्ट्स में ESR CRP का बहुत बढ़ना, WBC का बहुत ज़्यादा होना या कम हो जाना, हीमोग्लोबिन कम होना, प्लेटलेट कम होना, जो डेंगू से नहीं एक्सप्लेन होता, जो अपने लिए सबसे कॉमन कारण है, या कोई भी ऐसी बीमारी जो लंबी चल रही है, वहाँ पे एक बार आपको ये सोचना चाहिए कि ये ऑटोइम्यून हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आशा करते हैं हेल्थ टीवी के माध्यम से जो आपकी चर्चा डॉक्टर अविनाश जैन साहब के साथ हुई है वो आपको पसंद आएगी और आपको लाभान्वित करेगी। और अगर आपको पसंद आती है तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस चर्चा को आप अपने मित्रों में और अपने साथियों में साझा करें। धन्यवाद।